Welcome to my channel Big Chill. Subscribe and press the bell icon for more updates. So let's start our video. इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक मॉन्स्टर इतना बड़ा है कि वो एक पूरे ग्रह को निगल जाता था और ये बात बिल्कुल सच थी। उस रोबोटिक मॉन्स्टर का नाम यूनिकॉर्न था, जो ग्रहों को खाकर अपनी ऊर्जा बढ़ाता है और भूख मिटाता था। यूनिकॉर्न को ब्रह्मांड में संसाधनों से भरे ग्रहों को ढूंढने और उन्हें खाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की जरूरत थी, जिसका नाम था ट्रांसवार्प की। ट्रांसवार्प की एक ऐसे प्लेनेट पर मौजूद थी जहां पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की तरह ही रोबोटिक जीव रहा करते थे, जिन्हें मैक्सिमल्स कहा जाता था। लेकिन मैक्सिमल्स ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि उन्होंने जानवरों और पक्षियों के रूप में खुद को विकसित किया था। यूनिकॉर्न ने ट्रांसवार्प की को लाने के लिए अपने कमांडर स्कर्च को भेजा और स्कर्च अपने सैनिकों को लेकर मैक्सिमल्स के प्लेनेट तक पहुंच गया, जिन्हें टेराकोन कहा जाता था। अब मैक्सिमल्स के प्लेनेट पर मैक्सिमल्स और टेराकोन के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगी, लेकिन मैक्सिमल टेराकोन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे, क्योंकि टेराकोन काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसीलिए अपने टीम को हारता देखकर मैक्सिमल्स के लीडर एपलिंक ने सबसे पहले ट्रांसवार्प की को बचाने का फैसला किया। एपलिंक ने सबसे पहले पावरफुल योद्धा ऑप्टिमस प्राइमल को ट्रांसवार्प की देकर अपने साथियों के साथ वहां से दूर किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहा, ताकि यूनिकॉर्न उन तक कभी ना पहुंच सके, और खुद रुककर स्कर्च का सामना करने का फैसला किया, ताकि ऑप्टिमस प्राइमल और उसके साथियों को वहां से जाने का समय मिल जाए। ऑप्टिमस प्राइमल और उसके साथी अपने लीडर को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए ट्रांसवार्प की लेकर ऐसी सेफ जगह की तलाश में वहां से निकल गए। अब वहां पर स्कर्च भी आ गया, जिसके बाद स्कर्च और एपलिंक के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगी। लेकिन एपलिंक स्कर्च के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और स्कर्च ने एपलिंक को बहुत ही बुरी मौत मारा। अब स्कर्च ने जब यूनिकॉर्न के पास वापस आकर उसे बताया कि मैक्सिमल ट्रांसवार्प की लेकर कहीं भाग गए हैं, तो यूनिकॉर्न स्कर्च पर बहुत गुस्सा होता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने जल्द से जल्द ट्रांसवार्प की को नहीं खोजा तो इस कर्ज को खत्म कर देगा, क्योंकि यूनिकॉर्न के लिए सबसे जरूरी चीज थी ट्रांसवार्प की, जिसकी मदद से वो पलक झपकते ही किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था और वहाँ के प्लेनेट को खाकर अपनी भूख मिटा सकता था। इसके बाद यूनिकॉर्न मैक्सिमल्स के प्लेनेट को निकल गया और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम अर्थ को देखते हैं, जहाँ पर साल चल रहा था 1994 का। नोह जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, वो अपने छोटे से घर में एक रेडियो का रिपेयर कर रहा था। नोह को मिलिट्री से इसीलिए निकाल दिया गया था क्योंकि अपना काम अकेले करना पसंद करता था और उसके अंदर टीम वर्क और डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज नहीं थी, जो एक आर्मी ऑफिसर्स के लिए सबसे जरूरी चीज है। नोह अपनी मॉम और अपने छोटे भाई क्रिस के साथ रहता था और पैसों की तंगी से गुजर रहा था, क्योंकि उसके डैड नहीं थे और सिर्फ उसकी मॉम ही जॉब करती थी, जिससे उनका घर चलता था। नोह के भाई क्रिस को ब्लड की प्रॉब्लम थी, जिससे उसके हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से न होने के कारण कभी कभी वो अपना हाथ भी नहीं हिला पाता था। नोह अपने छोटे भाई क्रिस से बहुत प्यार करता था और उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन चाहकर भी नोह अपने भाई का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करवा सकता था, क्योंकि उसके पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही पैसे थे। इसीलिए वो नोह के रेडियो रिपेयर करके थोड़ा पैसा कमा लेता था। जॉब पर जाने से पहले नोह की मॉम उसे क्रश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि अगर डॉक्टर बाकी के पैसे मांगे तो उनसे कह देना कि हम जल्दी लौटा देंगे। इस पर नोह अपनी मॉम को विश्वास दिलाता है कि अब जल्दी उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आज नोह का जॉब इंटरव्यू था। इसके बाद नोह अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने और जॉब इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में नोह अपने फ्रेंड रिक को वो रेडियो दे देता है जिसे उसने रिपेयर किया था। रिक एक चोर था जो नोह की गाड़ियां चुराया करता था और वो चाहता था कि नोह भी उसके साथ वो काम करे, लेकिन नोह कभी भी चोरी नहीं करना चाहता था। अगले सीन में हम एलिना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो भागते हुए जल्दी से म्यूजियम में पहुंचती है, क्योंकि वो म्यूजियम में जॉब करती थी। एलिना की बॉस जब उसे पूछती है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, इस पर एलिना अपने बॉस से कहती है कि अगर मैं कॉल उठाकर आपसे बात करती तो मुझे यहाँ आने में और भी देर हो जाती, इसीलिए मैंने कॉल नहीं उठाया। एलिना
एलिना को एंशिएंट हिस्ट्री का काफी अच्छा नॉलेज था, इसीलिए एलिना की बॉस उसे म्यूजियम में आई उन सभी पुरानी चीजों को पहचानने के लिए कहती है जो असली थे, क्योंकि कई लोग मॉडर्न चीजों को भी पुरानी और ऐतिहासिक बताकर म्यूजियम को भेज देते थे। पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के जांच के दौरान एलिना को एक ईगल की मूर्ति मिलती है, जिसे देखकर एलिना पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उस मूर्ति पर लिखी गई भाषा किसी भी सभ्यता से नहीं मिलती थी और वो भाषा बिल्कुल नहीं थी। एलिना की बॉस उससे कहती है कि शायद ये मिस्र के किसी गॉड की मूर्ति है, लेकिन एलिना को पूरा विश्वास था कि वह मूर्ति मिस्र के किसी गॉड की नहीं बल्कि मिस्र के सभ्यता से भी पहले की थी, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ नोह अपने भाई को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर नोह से इलाज के पूरे पैसे मांगने लगती है और उससे कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अपने भाई को वहाँ से नहीं ले जा पाएगा। नोह किसी तरह डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उनसे कुछ दिनों का समय मांग लेता है और फिर इसके बाद वो जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफिस आ जाता है, लेकिन ऑफिस आकर उसे पता चलता है कि किसी वजह से उसके इंटरव्यू को रोक दिया गया है, क्योंकि उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं था। नोह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए जब वो विलियम को देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर मेरे इंटरव्यू को रद्द क्यों कर दिया गया। इस पर विलियम नोह को सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारे पुराने डॉक्यूमेंट से हमें पता चला है कि तुम एक सोल्जर हो और तुम्हें मिलिट्री से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि तुम अकेले काम करना पसंद करते हो, ना कि टीम के साथ, इसीलिए तुम इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। यह सुनकर नोह को बहुत दुख होता है और वो अपने छोटे भाई को लेकर घर वापस चला जाता है। अब नोह के पास ना तो पैसे थे और ना ही जॉब थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड रिक के साथ मिलकर चोरी करने का फैसला करता है ताकि उनके पास कुछ पैसे आ जाए और वो अपने भाई का अच्छे से इलाज करा सके। रिक इसके लिए राजी हो जाता है और वो दोनों पार्किंग हॉल से अमीर लोगों की कार चुराने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम एलिना को देखते हैं जो अभी भी म्यूजियम के अंदर थी, जहाँ पर काफी देर तक रिसर्च करने से उसे पता चला था कि ईगल की मूर्ति किसी इजिप्शियन गॉड की नहीं थी बल्कि इजिप्ट के सिविलाइजेशन से भी पहले की थी। अब वहाँ पर एलिना की बॉस भी आ जाती है, जिन्हें एलिना उस मूर्ति की सच्चाई बताती है। एलिना को उम्मीद थी कि उसकी बॉस ये जानकर बहुत खुश होगी और वो इसके बारे में और भी रिसर्च करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि एलिना की बॉस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और किसी पार्टी में एंजॉय करने के लिए चली जाती है। एलिना इससे बहुत दुखी होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी बॉस अपना कार्ड वहीं पर भूलकर चली गई। एलिना अपनी बॉस के कार्ड का फायदा उठाती है और लैब में जाकर ईगल की मूर्ति को मेल्ट करने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से उसे मूर्ति के ऊपर कुछ और डिटेल जानकारी मिलेगी जिससे आगे के रिसर्च में उसे मदद मिलेगा। लेकिन ज्यादा गर्म होने से मूर्ति की ऊपरी सतह टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर एलिना पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि अगर इसके बारे में उसकी बॉस को पता चल गया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब एलिना देखती है कि मूर्ति के अंदर कोई मेटल की चीज थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। यह मेटल की चीज कुछ और नहीं बल्कि ट्रांसफर की थी। मूर्ति से बाहर निकलने के बाद ट्रांसफर की के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकलने लगती है जो सीधे आसमान में जाती है। ट्रांसफर की के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को कोई भी इंसान या जानवर नहीं देख सकता था, इसीलिए एलिना को लग रहा था कि मूर्ति के अंदर से निकलने वाला मेटल सिर्फ चमक रहा है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद हम नोह को देखते हैं जो किसी तरह छुपते हुए पार्किंग हॉल में पहुंच जाता है जहां से उसे कार चोरी करनी थी। नोह किसी तरह बहुत मुश्किल से एक कार का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नोह को पता नहीं था कि वो जिस कार को चुराने की कोशिश कर रहा था वो कोई कार नहीं बल्कि मिराज नाम का एक ट्रांसफॉर्मर था जो कार के रूप में सालों से चुप कर रह रहा था। ट्रांसफॉर्मर की से निकलने वाली एनर्जी को जब ऑप्टिमस प्राइम देखता है तो धरती पर छुप कर रह रहे सारे ट्रांसफॉर्म को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाता है। नोह इस समय मिराज के अंदर था और उससे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो नोह को कार चोरी करते हुए देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो नोह को पकड़ता, मिराज नोह को लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम ने उसे इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया था। नोह ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि आखिर वो कार अपने आप से कैसे चल रही है। अब सिटी की पुलिस नोह और मिराज का पीछा करने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नोह एक कार चुरा कर भाग रहा है, लेकिन मिराज अपने स्प्लिट पावर की मदद से अपने कई सारे नकली रूप बना लेता है, जिससे पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर मिराज नोह के साथ वहाँ से निकल जाता है और
और उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर ऑप्टिमस ने उसे इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया था। नो मिराज को एक कार से एक रोबोट बनता देखकर पूरी तरह से डर गया था, लेकिन मिराज उसे सारी बातें समझाता है कि वो अंतरिक्ष में रहने वाला एक एलियन जीव ट्रांसफॉर्म है और उससे नो को कोई भी खतरा नहीं है। अब वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम और उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं, जिनमें थे एरिस और बम्बल भी। ऑप्टिमस प्राइम नो को वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब उसे इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन मिराज उसे विश्वास दिलाता है कि नो उसका फ्रेंड है और काफी अच्छा इंसान है। ऑप्टिमस प्राइम अपने साथियों को बताता है कि उसने सिटी में एक पावरफुल एनर्जी को फील किया है और जो ट्रांसफॉर्म की से निकलने वाली एनर्जी होगी। ऑप्टिमस प्राइम को अब तक लग रहा था कि ट्रांसफॉर्म की या तो डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर खो गई, लेकिन अब क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम को पता चल गया था कि ट्रांसफॉर्म की अर्थ पर है, तो किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म की को हासिल करना चाहता था ताकि अपने साथियों के साथ वापस से अपने ग्रह साइबरट्रॉन पर वापस जा सके। दरअसल जब साइबरट्रॉन पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच खतरनाक युद्ध चल रहा था, तो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए कुछ ऑटोबॉट्स छुपने के लिए अर्थ पर आ गए थे और तभी से वो अर्थ पर ही थे। ट्रांसफॉर्म की जिस म्यूजियम के लैब में था वो जगह काफी ज्यादा छोटी थी जहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं जा सकते थे, और अगर उन्होंने लैब को तोड़कर ट्रांसफॉर्म की को हासिल करने की कोशिश की तो इंसानों को उनके बारे में पता चल जाएगा और उनके ऊपर हमला करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मिराज को आइडिया आता है कि क्यों ना वो ट्रांसफॉर्म की को लाने के लिए नो को भेजे, क्योंकि वो बड़ी आसानी से लैब के अंदर जाकर ट्रांसफॉर्म की ला सकता था। पहले तो नो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब मिराज उसे पैसों का लालच देता है कि वो किसी सुपर कार में बदल जाएगा जिसे बेचकर नो को ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, और मिराज एक छोटी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर अपने साथियों के साथ वापस से अपने घर पर चला जाएगा और इस प्रकार एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो नो लैब से ट्रांसफॉर्म की चुराने के लिए राजी हो जाता है। नो मिराज के अंदर बैठकर म्यूजियम तक पहुंच जाता है, जहां मिराज म्यूजियम से बाहर रहकर ही नजर रखता है, और नो ट्रांसफॉर्म की चुराने के लिए म्यूजियम के अंदर चला जाता है। लेकिन म्यूजियम के अंदर एलिना पहले से ही मौजूद थी, जो नो को चोर समझकर ट्रांसफॉर्म की के साथ वहां से भागने लगती है। नो एलिना को समझाता है कि उसे किसी भी हाल में ट्रांसफॉर्म की चाहिए, क्योंकि वो इंसानों की नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आए एलियंस की है, जो सालों से अर्थ पर छुप कर रह रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म की मदद से वो वापस से अपने घर जा पाएंगे। एलिना को नो की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और अगले ही पल स्कच भी अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म की से निकलने वाली एनर्जी से उसे की के लोकेशन का पता चल गया था, और वो ट्रांसफॉर्म की को हासिल करने के लिए म्यूजियम पर हमला करना शुरू कर देता है। अब एलिना को भी विश्वास हो जाता है कि नो जो कुछ भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। नो और एलिना किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं, और अब उनकी मदद के लिए साइबरट्रॉन भी वहां पर आ जाता है। ऑटोबॉट्स और टेराक्रोन के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन टेराक्रोन का लीडर स्कच काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके सामने ऑप्टिमस प्राइम भी नहीं टिक पा रहा था। स्कच ऑप्टिमस प्राइम को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और बम्बलबी को जान से मारकर ट्रांसफॉर्म की को हासिल कर लेता है। अब इससे पहले कि स्कच ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथियों को भी मारता, उनकी मदद के लिए वहां पर मैक्सिमस की टीम मेंबर एरिस आ जाती है, जो ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथियों को बचाकर वहां से ले जाती है। ऑप्टिमस प्राइम के अपने साथियों के साथ वहां से जाने के बाद स्कच ट्रांसफॉर्म की को लेकर यूनिकॉर्न के पास जाता है, लेकिन यूनिकॉर्न ट्रांसफॉर्म की को देखकर स्कच पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म की का आधा हिस्सा था और यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने के लिए ट्रांसफॉर्म की के दूसरे हिस्से की भी जरूरत थी। यूनिकॉर्न स्कच को जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म की के दूसरे हिस्से को ढूंढकर लाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम ऑप्टिमस प्राइम को देखते हैं, जो बम्बलबी के डेथ से काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बम्बलबी की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। अब मैक्सिमस की टीम मेंबर एरिस ने बताती है कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म की को सुरक्षित रखने के लिए उसे दो हिस्सों में तोड़कर अलग अलग जगह पर छिपा दिया था, लेकिन ट्रांसफॉर्म की का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब एलिना सभी को बताती है कि ट्रांसफॉर्म की
जिस मूर्ति के अंदर थी उसके ऊपर मौजूद निशानों के बारे में रिसर्च करके उसने पता लगा लिया है कि जरूर ट्रांस ऑफ की का दूसरा हिस्सा फेरो में होगा। एलिना की बात सुनकर एलिस उसे बताती है कि जब तुमने पता लगा लिया है तो स्कर्ज भी बहुत जल्द की के दूसरे हिस्से के बारे में पता लगा लेगा, इसीलिए हमें स्कर्ज से पहले ट्रांस ऑफ की के दूसरे हिस्से को हासिल करना होगा। अब एलिना और नो भी ट्रांसफॉर्मर्स के इस मिशन में शामिल होने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर ट्रांस ऑफ की स्कर्ज को मिल गया तो यूनिकॉर्न अर्थ पर आकर अर्थ को भी निकल जाएगा। इसीलिए नो और एलिना मिशन में शामिल होकर अर्थ को बचाना चाहते थे। मिशन पर जाने से पहले नो अपने घर पर अपने छोटे भाई से आखिरी बार मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है लेकिन जल्दी वापस लौट कर आएगा। नो के भाई क्रिस को पता चल जाता है कि नो ट्रांसफॉर्मर मिराज के साथ किसी मिशन पर जा रहा है, क्योंकि उसने मिराज को अपने घर के बाहर देख लिया था। क्रिस मिराज से वादा लेता है कि वो नो की हिफाजत करेगा और फिर इसके बाद वो नो मिराज के साथ मिशन के लिए निकल पड़ता है। ट्रांसफॉर्म की के दूसरे हिस्से को हासिल करने के लिए इन्हें पेरू जाना था, जहाँ का रास्ता यहाँ से काफी ज्यादा लंबा था और इन्हें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना था। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम अपने एक पुराने दोस्त ट्रांसफॉर्मर को बुलाता है जिसके पास उड़ने की पावर थी, लेकिन अब वो काफी ओल्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो इन्हें बड़ी आसानी से पेरू तक पहुंचा सकता था। इसीलिए सभी लोग उस ओल्ड ट्रांसफॉर्मर के अंदर सवार होकर पेरू के लिए निकल पड़ते हैं। पेरू पहुंचकर ये देखते हैं कि जिस चर्च के अंदर ट्रांस ऑफ की के दूसरे हिस्से के मौजूद होने का इन्हें प्रमाण मिला था, उस चर्च के पास वहाँ के लोकल लोग एक कल्चरल फेस्टिवल मना रहे थे। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर्स का वहाँ जाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए नो और एलिना लोकल लोगों के साथ घुल मिलकर चर्च तक पहुँचने का डिसाइड करते हैं, ताकि बिना किसी को पता लगे वो ट्रांस ऑफ की के दूसरे हिस्से को हासिल करके वापस आ जाए। जाने से पहले मिराज नो को अपना एक बॉडी पार्ट हैंडगन के रूप में देता है जो इस मिशन में उसके काम आ सकता था। अब स्कर्ज भी अपनी टीम के साथ ट्रांसफॉर्म की के दूसरे हिस्से को ढूंढते हुए पेरू आ गया था, लेकिन चर्च के पास चल रहे फेस्टिवल की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे। इसीलिए स्कर्ज रुककर नो और एलिना के ट्रांसफॉर्म की ढूंढने का इंतजार करने का फैसला करता है, क्योंकि जब नो और एलिना ट्रांसफॉर्म की ढूंढकर वापस आएगा तो स्कर्ज उनके ऊपर हमला करके उनसे ट्रांसफॉर्म की का दूसरा हिस्सा भी छीन लेगा। पेरू के लोकल लोगों के साथ मिलकर नो और एलिना बड़ी चालाकी से चर्च के पास पहुंच जाते हैं और जब चर्च के ग्राउंड में बने अजीब से सिंबल को वो सही डायरेक्शन में घुमाते हैं तो देखते ही देखते वहाँ की जमीन खिसक जाती है और नीचे जाने का एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। नो और एलिना साथ में बिना डरे उस सीक्रेट बंकर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर नीचे जाने पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है। नो और एलिना को पूरा विश्वास था कि ट्रांसफॉर्म की का दूसरा हिस्सा उसी बॉक्स के अंदर होगा, क्योंकि बॉक्स के ऊपर मैक्सिमल्स का सिंबल बना हुआ था। लेकिन जब वो बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था और बॉक्स पूरी तरह से खाली था। अब स्कर्ज के द्वारा भेजे गए खतरनाक रोबोट्स भी गुफा के अंदर आ जाते हैं, जो एलिना और नो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। एलिना और नो किसी तरह बहुत मुश्किल से उन रोबोट से बचते हैं और वो रोबोट उन दोनों को मारने वाला था कि नो मिराज के द्वारा दिए गए हैंड गन की मदद से उस रोबोट को शूट करके मार देता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। अब ऑटोबॉट्स को भी पता चल गया था कि स्कर्ज अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ गया है, इसीलिए ऑटोबॉट्स और स्कर्ज की टीम के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। ऑप्टिमस प्राइम इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि स्कर्ज ने उसके साथी बम्बलबी को मारा था और वो स्कर्ज को मारकर बम्बलबी का बदला लेना चाहता था। लेकिन स्कर्ज भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में टक्कर की और काफी खतरनाक फाइट होती है। ऑटोबॉट्स को हारता देखकर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर एरिस आ जाती है, जो अपने मुंह से आग निकालकर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है और ऑटोबॉट्स को अपने पीछे जंगल में ले जाती है। स्कर्ज ने इस दौरान एरिस के ऊपर अपने एक पावरफुल वेपन से हमला किया था, जो धीरे धीरे एरिस को मार रहा था, लेकिन एरिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एलिना और नो भी गुफा में से होते हुए जंगल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कुछ रोबोटिक जंगली जीव उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये रोबोटिक जीव कोई और नहीं बल्कि मैक्सिमल्स थे, जो सभी से छुपकर इन जंगलों में रहते थे। मैक्सिमल्स का
लीडर ऑप्टिमस प्राइमल नो और एलिना से पूछता है कि तुम आखिर ट्रांसऑर्ब की क्यों हासिल करना चाहते हो। अब यहाँ पर ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं जो मैक्सिमल्स को अपना दुश्मन समझकर उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है जो सभी को समझाती है कि वो सभी दोस्त हैं। मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसका नाम ऑप्टिमस प्राइम के नाम पर ही रखा गया था। ऑप्टिमस प्राइमल सभी को बताता है कि उसने ही ट्रांसऑर्ब की को सुरक्षित रखने के लिए उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइमल सभी को अपने साथ जंगल में रहने वाली एक पुरानी ट्राइब में ले जाता है जहाँ के लोग मैक्सिमल्स के साथ मिलकर रहते थे और ऑप्टिमस प्राइमल ने ट्रांसऑर्ब की के दूसरे हिस्से को ट्राइब के लोगों को ही संभाल कर रखने के लिए दिया था। अब एलिना और नो जब साथ में होते हैं तो नो एलिना से कहता है कि हमें किसी भी तरह से ट्रांसऑर्ब की के दूसरे हिस्से को तोड़ना होगा क्योंकि अगर वो यूनिकॉर्न के हाथ लग गया तो पूरी अर्थ को खत्म कर देगा। नो की बात सुनकर एलिना उससे कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो ऑटोबॉट्स अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन नो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो किसी भी तरह अर्थ को बचाना चाहता था। सभी लोग उस ट्राइब के पास ही रुकते हैं। लेकिन अगली सुबह जब एलिना कैंप से बाहर आती है तो देखती है कि एरिस काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही है। दरअसल स्कर्च के हमले के दौरान एरिस को लगे पावरफुल वेपन की वजह से अब एरिस अपने कंट्रोल में नहीं थी। एरिस को ऐसे देखकर एलिना पूरी तरह से डर जाती है और इससे पहले कि एरिस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एलिना को कोई नुकसान पहुंचाती वहां पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है जो एरिस को मारने ही वाला था कि ऑप्टिमस प्राइमल उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब स्कर्च के टीम मेंबर्स भी वहां पर आ जाते हैं जिसके बाद उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। ऑप्टिमस प्राइमल नो और एलिना को ट्रांसऑर्ब की देकर वहां से जाने के लिए कहता है ताकि ट्रांसऑर्ब की सुरक्षित रहे। लेकिन ट्रांसऑर्ब की मिलने के बाद नो से डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है ताकि अर्थ को यूनिकॉर्न से बचाया जा सके। नो को ऐसा करता देख ऑप्टिमस उसे ऐसा न करने का रिक्वेस्ट करता है क्योंकि अगर ट्रांसऑर्ब की डिस्ट्रॉय हो गई तो अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। नो ऑप्टिमस प्राइम की बात मान जाता है और ट्रांसऑर्ब की को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। फाइट के दौरान एरिस एलिना पर हमला करके ट्रांसऑर्ब की को अपने साथ ले जाती है और उसे स्कर्च को दे देती है। इसके बाद एरिस वापस से ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है क्योंकि इस समय अपने कंट्रोल में नहीं थी। अब न चाहते हुए भी ऑप्टिमस प्राइमल को एरिस को मारना पड़ता है लेकिन वो एरिस को मारकर काफी ज्यादा दुखी था। वहीं दूसरी तरफ स्कर्च ट्रांसऑर्ब की का दूसरा हिस्सा भी मिलने से काफी ज्यादा खुश था और वो इसके बारे में यूनिकॉर्न को बताता है। इसके बाद स्कर्च ट्रांसऑर्ब की के दोनों हिस्सों को जोड़कर यूनिकॉर्न के अर्थ पर आने के लिए आसमान में पोर्टल खोलना शुरू कर देता है ताकि यूनिकॉर्न अर्थ पर आकर अर्थ को खाकर अपनी भूख मिटाए और ताकत बढ़ाए। इसके बाद हम ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स को देखते हैं जो एलिना और नो के साथ मिलकर यूनिकॉर्न को अर्थ पर आने से रोकने का प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार एक अंडरग्राउंड और सीक्रेट रास्ते से होते हुए नो और एलिना उस ज्वालामुखी तक पहुंच जाएंगे जहां से स्कर्च ट्रांसऑर्ब की मदद से यूनिकॉर्न के लिए पोर्टल खोल रहा था और वो ट्रांसऑर्ब की को हासिल करके पोर्टल खोलने से रोक लेंगे। और इस दौरान ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स के साथ मिलकर स्कर्च और उसके साथियों से लड़कर उनका ध्यान भटकाएंगे। एलिना और नो सीक्रेट रास्ते से ट्रांसऑर्ब की को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम अपने सभी साथियों के साथ स्कर्च और उसके लोगों पर हमला कर देता है। अब उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है लेकिन फाइट के दौरान स्कर्च नो को सीक्रेट रास्ते से जाते हुए देख लेता है इसीलिए वो नो को बाहर निकाल देता है। लेकिन इससे पहले कि स्कर्च नो को मारता वहाँ पर मिराज आ जाता है जो नो को बचाने के लिए स्कर्च से फाइट करने लगता है। स्कर्च काफी ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो मिराज को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन इससे पहले कि वो नो को जान से मारता मिराज बीच में आ जाता है और अपनी जान देकर नो को बचा लेता है। मिराज मरने से पहले अपनी बॉडी को एक सूट के रूप में नो को दे देता है जिससे नो मिराज के सूट के अंदर से उसे कंट्रोल कर सकता था। अपने दोस्त को खोकर नो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो मिराज के सूट की मदद से स्कर्च से फाइट करने लगता है। अब वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसके बाकी के साथी भी आ गए थे जो मिलकर स्कर्च से फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिना किसी तरह बहुत मुश्किल से ट्रांसऑर्ब की के पास तो पहुँच जाती है लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाती क्योंकि ऐसा करना काफी मुश्किल था। अब पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है और पोर्टल खुलने से निकलने वाली पावरफुल एनर्जी वेव से पहाड़ों के चट्टानों में मौजूद एनर्जी भी
एक्टिवेट होने लगती है, जिससे एक चट्टान पर रखी गई बम्बलबी की बॉडी वापस से जिंदा हो जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिला था। नो अभी भी मैक्सिमस और ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर स्कर्ज और उसके सैनिकों से लड़ रहा था और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। अब बम्बलबी भी मैक्सिमस और ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर लड़ने लगता है और वो स्कर्ज और उसके साथियों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। पोर्टल खुलने की वजह से अब यूनिकॉर्न के बाकी खतरनाक सोल्जर्स भी अर्थ पर आ जाते हैं और स्कर्ज के साथ मिलकर लड़ने लगते हैं। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस साथ में मिलकर यूनिकॉर्न के सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और नो भी मिराज के सूट में उनका साथ दे रहा था। अब स्कर्ज और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में जब फाइट होती है तो इस बार ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था। स्कर्ज को मारकर ऑप्टिमस प्राइम उससे अपना बदला ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना भी किसी तरह बहुत मुश्किल से ट्रांसफर की को हासिल करके पोर्टल को बंद कर देती है और ऑप्टिमस प्राइम पोर्टल खोलने के पूरे सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें ट्रांसफर की भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन ऐसा होने से पोर्टल के अंदर सब कुछ खींचा जाने लगता है, जिनमें ऑप्टिमस प्राइम भी था। अब इससे पहले कि ऑप्टिमस प्राइम पोर्टल के अंदर जाता, नो ऑप्टिमस प्राइम का हाथ पकड़कर उसे वापस खींचने लगता है। अब ऑप्टिमस प्राइमल भी उनकी मदद के लिए वहां पर आ गया था, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर किसी तरह ऑप्टिमस प्राइम को बचा लेते हैं और उस जगह से दूर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। पोर्टल बंद होने से यूनिकॉर्न वापस चला जाता है और अर्थ बच जाती है। मैक्सिमस तो जंगल में ही पुराने कबीले के लोगों के साथ वापस से रहने लगते हैं, लेकिन एलिना और नो बाकी के ऑटोबॉट्स के साथ वापस आ जाते हैं। अब ऑप्टिमस प्राइम एलिना और नो के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है। नो जब अपने घर वापस आता है तो उसका भाई और उसकी मॉम उससे मिलकर बहुत खुश होती है। नो अपने दोस्त मिराज को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और जब वो वापस से जॉब के इंटरव्यू के लिए एक प्राइवेट कंपनी में जाता है तो वहाँ का बॉस उसे अपनी सीक्रेट सोसाइटी के टीम में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे नो और ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में सब कुछ पता था। दरअसल वो सीक्रेट एजेंसी कोई और नहीं बल्कि जीजो थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। Thanks for watching. Like the video and leave your comment below.